मेरे यूट्यूब चैनल लर्न पे मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस और डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस के क्या होते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन से। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट एस of a vector space VF is said to be basis of VF if। तो फ्रेंड्स, किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस के किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस का बेसिस कब बोलेंगे? इफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ S is linearly independent। इफ S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। और S लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब S, जो सेट S है उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स जब हमारे पास ये लिनियर कॉम्बिनेशन होता है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन AN अल्फा n, इस कंडीशन में जितने भी स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 0 आई। तभी जो वेक्टर्स होंगे इस सेट S के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक के, उसको हम क्या बोलेंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट। और इसी केस में जो सेट S है वो पूरा पूरा क्या होगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है हमारा। चलिए बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? S जनरेट्स V, S जनरेट्स V, दैट इज लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू V। दैट इज, देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि S जो है वो पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। मीन्स सेट S के जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर स्पेस VF को पूरा पूरा अगर जनरेट कर दे और सेट S के वेक्टर क्या रियल इंडिपेंडेंट हो, तब कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का क्या बन जाएगा? उसका बेसिस बन जाएगा। वेक्टर स्पेस का क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ V is a linear combination of elements of S। ठीक है, मीन्स V, जो वेक्टर स्पेस V के जितने भी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो सभी सेट S के जितने वेक्टर्स हो उसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने कि जो हमारे पास सेट जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स हैं उनको अगर हम सेट S के वेक्टर्स की लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, पहली दूसरी कंडीशन तो ये है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास सेट S का होना चाहिए लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब कोई भी सबसेट S वेक्टर स्पेस का क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। चलिए एक बार और डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वेक्टर स्पेस के सबसेट को उस वेक्टर स्पेस का बेसिस कब बोलेंगे? अगर वो जो सेट है, वो जो सबसेट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो और S जनरेट करे V को। मीन्स लीनियर स्पान ऑफ S V के बराबर हो। ठीक है, लीनियर स्पान ऑफ S V के बराबर होगा। क्या मतलब है कि जो लीनियर स्पान ऑफ S क्या था हमारे पास? लीनियर स्पान ऑफ S क्या था? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास LS है वो V के बराबर होना चाहिए, लीनियर स्पान ऑफ S V के इक्वल होना चाहिए। मीन्स एवरी वेक्टर ऑफ V के जो V हमारे पास है, जो हमारे पास V है उसके वेक्टर्स को हम सेट S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ये है इस लाइन का मतलब। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन की। किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टाइप्स के डायमेंशन पढ़ेंगे हम, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। चलिए बात करते हैं पहले फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। तो किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल कब बोलेंगे? अ वेक्टर स्पेस VF is said to be finite dimensional if vector space VF has basis with n elements or with finite elements।
स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? अगर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसका जो बेसिस है उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तब हम उस वेक्टर स्पेस को बोलेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अदरवाइज वो क्या बनेगा? इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं इसको डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज इक्वल टू n। और इसको कहीं कहीं पर F भी नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहीं बुक्स में F मतलब सिंपल V दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि F जो होता है वो हम जानते ही हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो वो F मतलब किसी फील्ड के ओवर में ही वेक्टर स्पेस बना हो, तो इसलिए कई कई बुक्स में F को मतलब हाईलाइट नहीं करते, सिंपल डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये इससे हम शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बोल ही देती हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्या है कि हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस को हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? अगर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस में क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, वेक्टर स्पेस के बेसिस में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो ऐसे वेक्टर स्पेस को बोलते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स अब एक चीज देखिए, सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है ये 0। ठीक है, ये एक हमारे पास 0 वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ 0 वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो कितनी होगी हमारे पास? 0। कितनी होगी? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि ये वेक्टर जो हमारे पास, ये जो वेक्टर स्पेस है, जो 0 वेक्टर स्पेस है वो किससे जनरेट होता है? एम्प्टी सेट से। ठीक है, जो ये हमारे पास है ये किस जनरेट होता है? एम्प्टी सेट से जनरेट होता है। जनरेटेड बाय एम्प्टी सेट। ठीक है, और एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स? एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास डायमेंशन होती है 0 वेक्टर स्पेस की कितनी होती है? 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिए, नोट है हमारे, ये नोट है। क्या बताया मैंने आपको? जो 0 वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो 0 वेक्टर स्पेस है वो एम्प्टी सेट से जनरेट होता है, एम्प्टी सेट से जनरेट होता है। तो इसलिए क्योंकि अब एम्प्टी सेट इस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम करेगा, और एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए जो डायमेंशन होगी इसकी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। कैसे एग्जाम्पल? कि कैसे वेक्टर्स बेसिस का काम करेंगे, किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए कैसे वेक्टर्स बेसिस का काम करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस नोट के बेस पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नोट देखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है नोट हमारे पास। इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, VF क्या है? अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ऑफ डायमेंशन n, और डायमेंशन कितनी है उसकी? n है। मीन्स एक वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है और उसकी डायमेंशन कितनी है? n है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने क्या बोला? एक वेक्टर स्पेस V है जिसकी डायमेंशन कितनी है? n है। ठीक है, देन एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, Li मीन्स यहाँ पर क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो कोई भी सेट जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कोई भी सेट जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, वो क्या बना देगा? फॉर्म्स बेसिस ऑफ V। तो वो V के लिए बेसिस का काम करेगा। मीन्स यहाँ पर हमें क्या है कि जैसे हमने जो बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी? कि SV को जनरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर SV को जनरेट करना चाहिए, वो कंडीशन ही ड्रॉप कर दी गई है। मीन्स हमारे पास केवल एक शो करना है, एक चीज़ शो करनी है। क्या चीज़ शो करनी है? कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कब है ये कंडीशन? जब हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो क्या हो? फाइनाइट डायमेंशनल हो। हमारे पास जो वेक्टर स्पेस क्या होना चाहिए? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तब किसी भी सेट को बेसिस शो करने के लिए बस हमें ये शो करना पड़ेगा कि वो उस सेट के जो वेक्टर्स है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दिए हमने सेट के वेक्टर्स को, तो वो वेक्टर का सेट जो है
वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। यही बोला हुआ है इसमें, इस नोट में यही बोला हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, पहले उसके हम देखेंगे कि जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसकी डायमेंशन कितनी है। जब हमें पता चला है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है, तो बस हम क्या शो करेंगे कि उस सेट में जो वेक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंपल। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, तो n से कम वेक्टर्स, ठीक है, n से कम वेक्टर्स जो है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम नहीं करेंगे। सपोज कोई भी सेट है, सपोज अभी ये सेट, ठीक है, ये सेट है, फाइनाइट डायमेंशनल है मींस क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर सेट अगर उसमें दो, हमारे पास दो ही वेक्टर्स हैं, तो वो कभी भी R3 के लिए बेसिस का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी डायमेंशन होगी उतने ही वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जितनी डायमेंशन होगी उतने ही वेक्टर्स होने चाहिए किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उससे कम है तो कभी भी वो सेट बेसिस नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर R3। तो हमें क्या शो करना है कि वेक्टर्स R3 के लिए बेसिस का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्या सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस R3 दिया हुआ है उसकी डायमेंशन कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, सिंस द स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 forms a basis for R3। जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो R3 के लिए बेसिस का काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से डायमेंशन कितनी हुई R3 की, डायमेंशन कितनी हुई R3 की 3, डायमेंशन कितनी 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारे पास स्पेस दे रखा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट, बस हमें इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम इस वेक्टर्स को कैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। जो मैंने से प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, इसमें मैंने आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को सॉल्व करना बताया था, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, लेट ABCD 3 स्केलर्स। ठीक है, 3 स्केलर्स हैं। ठीक है, सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट A α1 प्लस B α2 प्लस C α3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये α1 α2 α3 की वैल्यू है और ये हमारे पास ABC क्या है, स्केलर्स है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ABC की वैल्यू, जो स्केलर्स है इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तो एच डी रहेगा, α1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 2 1, B एच डी रहेगा, α2 की वैल्यू कितनी है 2 1 0, C एच डी रहेगा, α3 की वैल्यू कितनी है 1 - 1 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट करेंगे, अब तो काफ़ी बार हो गया तो थोड़ा सबको समझ आइएगा, मैं डायरेक्ट करती हूँ इसको। फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमें यहाँ पर A प्लस 2B प्लस C, ठीक है, 2A प्लस B माइनस C, A प्लस 0, यहाँ पर क्या फ्रेंड्स 0 0 छोड़ देते हैं, यह कितना जाएगा प्लस के 2C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, A प्लस 2B प्लस C, 2A प्लस B माइनस C देन A, तो 0 ये A प्लस 2C। ठीक है, अब क्या करना है कि इक्वेट कर देना है। यहाँ पर क्या है, इक्वल में 0 वेक्टर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं, A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, 2A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 0 देन A प्लस 2C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास
इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास वही दो मेथड है सॉल्व करने की, या तो एलिमिनेटिंग मेथड को अप्लाई कर ले, या फिर जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर 0 के इक्वल आ गया तो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन बात करते हैं हम जो इस मेथड को सॉल्व करेंगे वो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1, 2 and 3 is given by क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 1 2 1 -1 1 0 2, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने लिख लिया, सभी को पता है इसका a का कोएफिशिएंट कितना है 1, b का कोएफिशिएंट क्या है 2, c का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। पहली रो हमने इस लिख ली। फिर यहाँ पर a का कोएफिशिएंट क्या है 2, b का कोएफिशिएंट क्या है 1, c का कोएफिशिएंट कितना है -1, सेकंड रो लिख लिया हमने। फिर हमने क्या कहा, a का कोएफिशिएंट क्या है 1, b का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, और c का कोएफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की। तो a का डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा 1 2 1 2 1 -1 1 0 2। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ इसका डिटर्मिनेंट, R1 के अक्रॉस में इसको एक्सपेंड करूँगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 -2 देन 1 प्लस के, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 2 -0, यहाँ पर कितना होगा 2 -0, यहाँ पर कितना होगा 4 + 1, और यहाँ पर कितना होगा -1, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 5 -10 -1 यानी कि -9, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स a का डिटरमिनेंट कितना आया, नॉट इक्वल टू 0, माइनस के 9 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स थे हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास रैंक आई है, जो इसकी रैंक आएगी, इस वेक्टर की जो रैंक आएगी, रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स जो रैंक आएगी वो कितनी होगी 3 होगी, और 3 क्या है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स। और मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब रैंक क्या हो, नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल आ जाती हो, जब रैंक नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल आ जाए तब ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो ऑलवेज पॉजेस 0 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसमें ये क्या पॉजेस करेंगे, ऑलवेज 0 सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ठीक है, c इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के थ्रू, नहीं तो दूसरा तो एलिमिनेटिंग मेथड होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल किसी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से इनमें से पहले c को एलिमिनेट कर दीजिए, c को एलिमिनेट करने के बाद इक्वेशन दो फॉर्म में बन जाएंगे a और b में, फिर उनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 0 ही आनी है क्योंकि सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड लगा के थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, और जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला है थोड़ा शॉर्ट प्रोसीजर है, तो इससे जल्दी सॉल्व जाता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आए, और फाइनाइट डायमेंशनल तो था ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स थे, ऐसे जो वेक्टर्स थे वो क्या करें, क्या है, बेसिस है, क्या है, बेसिस, किसके लिए, R3 के लिए बेसिस का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल समझाया होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का, वो समझाया, वो भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।